हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th का सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर है वो क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखते हैं डिक्टेटरशिप, मोनार्क और ऑफिशियल रिलीजन, ये तीनों इसके मेन फीचर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेडरलिज्म। नेक्स्ट देखो, हु प्रेसिडाइज ओवर द राज्यसभा। राज्यसभा को कौन देखभाल करता है या उसका कौन उसका हेड होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा द वाइस प्रेसिडेंट। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी मीडियम में देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है, संघवाद। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 200 रुपए का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। तो इसका अधिकार है केंद्र सरकार के पास में। फाइनल डिसीजन किसके पास में होता है, केंद्र सरकार। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुज एक विशेष राज्य का होने का कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है, तो बताइए उसके किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मतलब कि देखो, स्वतंत्रता का अधिकार ना, हमें स्वतंत्र है कहीं पे भी जाकर काम करने के लिए, तो स्वतंत्रता का अधिकार उसका मौलिक हो रहा है, मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य है। न्यायपालिका का कार्य देखो क्या है, विवादों से निपटारा करना भी है, न्यायिक समीक्षा भी, किसी का सही न्याय देना भी है, और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, मौलिक अधिकारों को बचाना भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसको ध्यान रखता है उसका। माझा प्रवास पुस्तक किस लेखक ने लिखी है, तो विष्णु भट्ट गोडसे। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिसाइड वट एवर नोट 200 रुपीज डोमिनेट शुड बी द इशूड बाय द इंडिया और नोट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनुज बीइंग अ पर्टिकुलर स्टेट, it prevent from working another state which fundamental right to the anuj is being violated, तो यहाँ पे सी राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। ए बी सी तीनों ही करेक्ट होंगे, तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड अनटचेबिलिटी। एक्टर जो आर्टिकल है 17 से, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ माझा प्रवास, तो विष्णु भट्ट गोडसे। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे। उनके हार के कारण थे कि जो टुकड़ियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब वो भाग नहीं ले रही थी उस युद्ध के अंदर, तो ए आंसर सही हो जाएगा। मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है। तो देखो, अगर मेन जो इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो तो किया था विलियम जोन्स ने, मतलब उसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने। लेकिन किसका संबंध है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे हेनरी थॉमस कोलब्रक भी थोड़ा सा ऐड थे उसके अंदर, लेकिन मेन इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आप एक बार करेक्ट अपनी बुक में से चेक कर दीजिएगा। तो जो स्थापना की थी वो तो विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, हेनरी की। तो फर्स्ट एंड थर्ड ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1905 में किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए थे। कौन सी जेल थी वो, रंगून की जेल थी। बी, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे स्थापित हुई। तो हुगली नदी के किनारे, बंगाल के पास हुगली नदी है, उसके किनारे क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 12वां देखते हैं, अप्रवास किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं हम क्वेश्चंस क्या कहा गया। व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिफीट द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ द प्लासी। ए हो जाएगा, द फोर्स लीड बाय द मीर जफर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसमें ए विलियम जॉनसन ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन ए और डी यहाँ पे, ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो हम इसका आंसर ए मान के चलेंगे, लेकिन फिर भी ये डाउटफुल है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको समझना है तो हिंदी मीडियम में सभी अच्छे से समझाए भी गए हैं। इन विच ईयर लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल 1905, ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन, इन विच प्रिजन डिड बहादुर शाह जफर स्पेंड लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो क्या आ जाएगा, रंगून जेल। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश इन 16, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुई थी, तो 1651, आपको ये भी याद होना चाहिए। एट द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्हाट इज
इमिग्रेशन, इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन मूव टू अ न्यू कंट्री, तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। विच क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया, वाटर इज रिन्यूएबल सोर्सेज, सही है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर प्लैनेट, तो देखो क्या है, सही तो है बट जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो क्या है यहाँ पे हम लिख देंगे कि बोथ रीजन एंड एशनल ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, एक्सप्लेनेशन में ये देना था कि किस तरह से जो वाटर साइकिल है वो चलता है, वो बताना चाहिए था। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, पटसन इसका आंसर हो जाएगा। और जल एक नवीनीकरण संसाधन है, सही है स्टेटमेंट। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करा, तो बी आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा कि कथन दोनों ही, कारण दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हम 2-3 क्वेश्चन साथ में देखेंगे और उनके आंसर भी हम फिर साथ में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी है। गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कौन सी है, अथवा है दोनों में। भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए विलय की नीति का महत्व बताइए, विलय की नीति के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि आधारित उद्योग के कोई 2 उदाहरण लिखिए, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी कल्टीवेशन ऑफ राइस, के लिए बताना है, वीट के लिए कंडीशंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेक्टोराइन ऑफ लेप, ये बहुत बार आता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो आइए इनके आंसर्स देखते हैं। तो पहले देखते हैं हिंदी मीडियम में, चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, ठीक है, उच्च आर्द्रता चाहिए, पर्याप्त वर्षा चाहिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए और सुविधा की, सिंचाई की सुविधा चाहिए। देखो क्या है, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और अच्छी पानी, चावल के लिए अच्छा पानी चाहिए होता है, तो अच्छी वर्षा भी चाहिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए। उसके बाद गेहूं के उत्पादन के लिए देखो क्या कहा गया है, गेहूं के उत्पादन के लिए समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, मध्यम तापमान, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, तो मध्यम तापमान चाहिए, अच्छी जल निकासी की उपजाऊ मिट्टी चाहिए और पर्याप्त वर्षा चाहिए और ठंडी सर्दियां भी होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के ब्रिटिश शासन को बढ़ाने के लिए विलय नीति। तो देखो विलय नीति या विजय कूटनीति के माध्यम से अंग्रेजों को के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए अनुमति दी, ब्रिटिश शक्ति को मजबूत किया, यह बड़ा साम्राज्य बनाया और आर्थिक शोषण और संसाधन निष्कर्षण को सुविधाजनक बनाया। इन्होंने क्या किया था कि कुछ भी अगर देखो विलय नीति क्या थी वो समझा देती हूँ। उसमें क्या कहा गया था कि अगर किसी के भी कोई बेटा या कुछ नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा कर लेंगे, अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास में चली जाएगी, तो ये थी विलय हो जाएगी उसकी संपत्ति उसके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या था, कूटनीति के माध्यम से अंग्रेज अपना क्या करते, क्षेत्र विस्तार कर रहे थे और उन्होंने इसी वजह से अपनी शक्ति को क्या किया, मजबूत किया और लोगों का आर्थिक शोषण किया और उन्हें जो संसाधन थे उनके कम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आधारित 2 हमें उद्योग बताने थे, तो कोई भी बता सकते हैं आप, चीनी उद्योग बता सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग बता सकते हैं, ये सब किस पे आधारित है, कृषि पर आधारित है। अब हम पहले देखते हैं राइस प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एक्वेटिक रेनफॉल, फर्टाइल एल्वियोली सॉइल एंड एसेस टू इरीगेशन, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं वीट के लिए क्या चाहिए, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, एडुकेट रेनफॉल चाहिए और कूल विंटर चाहिए। उसके बाद पॉलिसी हमें बतानी है उसके बारे में, तो देखो क्या लिखा गया है, अलाउड ब्रिटिश टू एक्सपेंड टेरिटरी थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूट और द diplomacy, consolidate British power, create a large empire, facilitate economic exploitation and resource extractions। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 हमें एग्जांपल्स बताने थे, तो शुगर इंडस्ट्री आ जाएगा और कॉटन इंडस्ट्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, नीचे दिए गए एक आंकड़ा दिया गया है, उसके मध्य से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो क्या कहा गया है, विकास दल को कितनी सांसद है, 50 हैं, व्यापार पार्टी के कितने हैं, 40 हैं, संग्राम के कितने हैं, 20 हैं, कुल 110 है। बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होगी, तो आधे से ज़्यादा चाहिए होते हैं, है ना। तो 110 का 2 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 55 + 1, मतलब कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, तो 56 कम से कम यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम क्या कहा गया है नेक्स्ट यहाँ पे, सरकार बनाने के लिए किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए जिससे कि सरकार बन सके। सरकार बन सके तो देखो 50 में भी सरकार नहीं बन सकती, तो कम से कम 2 चाहिए, मतलब 50, एक ये पार्टी और एक ये पार्टी अगर मिल जाती है, विकास संघ की और संग्राम संघ की पार्टी मिल जाती है, तो सरकार क्या होगी, बन जाएगी। कम से कम एक संभावना देनी थी, तो विकास, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गठबंधन चाहिएगा, तो विकास और संग्राम पार्टी बन जाए। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि 1985 में या तो ये ए करना है या बी करना है। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी थी, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी।
मार दे मार दे। हो गया। क्लास में तो नहीं आता देखो, क्लास में मार देते तो हो गया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इसके अथवा में देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहा गया था। लोकसभा के बारे में कहा गया था, तो लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व से बनती है। भारत के संविधान के सदस्य में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व द्वारा करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यूनतम आयु इसकी कितनी होती है? 25 वर्ष। देखो क्या कहा गया, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड इट इज नॉट टू सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। राज्यसभा में हर थर्ड ईयर में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। सेकेंड ईयर में रिटायर होते हैं 1/3 एंड रिप्लेस बाय द न्यू इलेक्टेड मेंबर। ईच मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अ टर्म ऑफ 6 ईयर। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और लोकसभा का देख लेते हैं क्या कहा गया। लोकसभा इज द कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल चूज बाय द डायरेक्ट इलेक्शन बाय द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। The Constitution of the Indian allow a maximum of 550 member in House and 530 member representing in a state and 20 representing in Union Territory. Minimum age is 25 year old. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखो क्या कहा गया है। The farmer in United States America act as a businessman and not as a agriculture. Explain the statement. Okay, 5 marks में देना है। The idea of constant of the starting point of the democracy describe the provision to make democracy strong in light of the statement. इसके ओर में दिया गया है describe the role of parliament in the process of making of law. देखो यहाँ पे क्वेश्चन 8 और 9 5 मार्क्स के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। जो किसान है उसको एज ए व्यवसाय माना जाता है, बिजनेसमैन माना जाता है, उसे एक खेतिहर की तरह नहीं माना जाता। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और 9 देखिए, सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। कथन के लोक में उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए लोकतंत्र को जो मजबूत बनाते हैं। ओके, लोकतंत्र के बारे में बताना है। यहाँ पे कानून के निर्माण के लिए संसद की भूमिका बतानी है। देखो क्या कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई खेत बड़े पैमाने पर संचालन करते हैं। इसके लिए मशीनरी, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। ये खेत अक्सर व्यवसाय के रूप में संचालित होते हैं। आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं। उत्पादकता और लाभ प्रदान में अधिकतम करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता, किसान ऐसा नहीं सोचा जाता, किसान को एग्जैक्ट बिजनेसमैन माना जाता है कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है। अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है उनको, और नई नई तकनीकों का यूज़ किया जाता है, और वो भी एक अच्छे तरीके से किया जाता है, और एक अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसीलिए अमेरिका में तो अगर किसान है तो वो भी एक बिजनेसमैन के तरीके से काम करता है। In the USA, many farms are large-scale operational that require significant investment in machinery, technology, infrastructure. These farms often operate as a businessman, employing modern agriculture practice and focusing the maximum productivity and profitability. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लोकतंत्र के बारे में कहा गया था। सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। इस कथन के आलोक में उन प्रावधानों को वर्णन कीजिए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। मेन इसके प्रावधान ही बताने थे। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे हम मेन देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे मेन पॉइंट है, सभी नागरिकों को समान मताधिकार करने का प्रदान करता है। बहुदलीय प्रणाली, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है संसद एंड विधान सभाएं, निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाने और नीतियों पर चर्चा करते हैं। मेन 3 पॉइंट है। इसके अलावा बहुत कुछ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सभी को समान रखा जाता है, हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है, सभी को वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष से ऊपर। इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो मेन क्या हो जाएगा, एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बहुदलीय प्रणाली और संसद एंड विधानसभाएं। इंग्लिश में इसका वो कानून, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें संसद की भूमिका के बारे में कहा गया था। तो देखो क्या है संसद की भूमिका में,
विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, सरकार या निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करते हैं। परीक्षण और संशोधन, स्थायी समितियां विधेयकों की समीक्षा करती है और संशोधन सुझाती है। अनुमोदन, विधेयकों को दोनों सदनों में बहुमत को पारित किया जाता है, मतलब दोनों का बहुमत मिलना चाहिए तभी वो क्या कर सकती है, अपनी बात को रख सकते हैं। देखो 9 पे फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल वोटिंग राइट टू इंश्योर एवरी सिटीजन वॉइस इज हर्ड। मल्टी पार्टी सिस्टम, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी आर रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट, फोर्सिंग एंड कंट्रोल द नेगोशिएशन। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डिलिबरेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द पॉलिसीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं जिसके अंदर हमें बताया गया था, दिस प्रोविजन प्रमोट द डिसीजन मेकिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड नेगोशिएशन एम्बॉडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवाइड स्प्लिट द इंडियन डेमोक्रेसी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, एंड फंडामेंटल राइट एंड जो संसद के काम यहाँ पे कहे गए हैं, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दीज प्रोविजन टू इंश्योर डाइवर्स वॉइस टू हार्ड पावर बैलेंस एंड सिटीजन हाई राइट टू प्रोटेक्ट फोर्सिंग द डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अब आता है केस आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्या है हमारा, केस आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ दिया है, वीडियो को मैं पॉज कर देती हूँ, आप एक बार आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि रीड करने में बहुत टाइम निकलेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन उससे को देख लेते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर से किसने बदला? जिसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे बेघर क्यों हो गए? नादिर शाह के आक्रमण के 2 प्रभावों को लिखिए। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं पैराग्राफ है, इसको रीड कर लीजिए आप। और इस ऐसे जरूर क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, हु टर्न शाहजहानाबाद इनटू अ हीप ऑफ रबल्स, दोज हु हैड नो डेथ द लैंड प्रॉपर्टी हैव नो नाउ बिकम होमलेस, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड राइट टू इफेक्ट ऑफ द नादिर शाह इन्वेशन। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन बताया था पार्लियामेंट के रूल, तो उसके अंदर ये आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, सिक्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेक्टिफिकेशन, ये आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। जो थोड़ा सा गलत बता दिया था पहले वाले क्वेश्चन को ही मैंने समझा दिया। हिंदी मीडियम में एक बार आप देख सकते हैं इसका 10th का आंसर, नादिर शाह ने शाहजहानाबाद के मलबे में, नादिर शाह ने किसने किया था, नादिर शाह ने शाहजहानाबाद को मलबे में ढेर कर दिया था। और सेकंड क्वेश्चन था, जो लोग पहले जमीन और संपत्ति से भरपूर थे अब वो बेघर हो गए थे। इस कथन का अर्थ है कि जो जिनके पास पहले संपत्ति थी अब वो क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। उसके बाद आक्रमण के 2 प्रभाव बताने थे, तो अगर आक्रमण के 2 प्रभाव क्या है कि जो लोग पहले समृद्ध थे वे अब बेघर और गरीब हो गए, और शहर के नए और पुराने इलाकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इंग्लिश मीडियम में एक बार देख देते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नादिर शाह हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा गया, इस स्टेटमेंट क्या है कि जिसके पास में पहले लैंड थी अब वो क्या हो गया, होमलेस हो गए हैं। उसके बाद 2 इफेक्ट बताने हैं, हु वर प्रीवियसली रिच नाउ इज ए होमलेस एंड पुअर एंड न्यू एंड ओल्ड एरिया ऑफ द सिटी हैव बीन कंप्लीट डिस्ट्रॉय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में भी इस तरह से एक पैराग्राफ दिया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान से क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ, व्हाट इज मीन बाय द बायोस्फीयर, हाउ इज एटमॉस्फेयर बेनिफिट फॉर अस। इंग्लिश हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। देखो क्या है अगला गद्यांश, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायुमंडल किन पदार्थों से बना है? जैवमंडल का क्या अर्थ है? वायुमंडल हमारे लिए किस तरह लाभदायक है? तो आंसर देखो क्या होगा, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, धूल कणों और जलवाष्प से बना है। आपको पैराग्राफ में आंसर मिल जाएंगे, बट मैंने अलग से लिखवाए हैं आपको। जीवमंडल या जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र या वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी, भूमि, जल, वायु एक साथ जीवन को संभव बनाते हैं। जहां पर क्या है, भूमि, पृथ्वी, जल मिलकर जीवों के साथ आपस में अंतःक्रिया करते हैं और जल को, जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। यह पौधों और जानवरों के संयोजन से बनता है। थर्ड हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है? सूर्य की तेज गर्मी, हानिकारक किरणों से बचाता है, जीवन के लिए आवश्यक गैसों और जलवाष्प को प्रदान करता है, मौसम एंड जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। इंग्लिश मीडियम में देख लो, atmosphere is made up of the many type of gases, dust, particle and water vapor. Biosphere is a narrow zone where the land, water and air come together to make life possible on earth. It is made up of the combination of the plant and animal. The atmosphere के many ways benefits क्या कर सकते हैं, protect and the intense heat of harmful rays, gases and water necessary for life and controlling weather and climate changes. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, हमें ये गद्यांश दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को क्या कहा जाता है? राज्यसभा के गठन में सत्ता और विपक्ष पक्ष क्या होता है? देखो यहीं से सत्ता पक्ष और विपक्ष कहला जाता है, साफ साफ लिखा गया है, लेकिन मैं आंसर आपको वैसे दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप इसको रीड करिए, वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? Sorry, what is a constituency? What are the people elect from each constituency are the legislative assembly for the state called? What is the meaning of the ruling party and opposition party in the government? Okay, आंसर देखते हैं इनके।
तो इसके आंसर हम यहीं से कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र जनता के लिए एक प्रतिनिधि चुनती है, विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है या विधायक कहते हैं मंत्री या विधायक कहते हैं। राज्यसभा का गठन सत्ता पक्ष में सत्ता या ये क्या होती है? राज्य का उस दल जो जिसे बहुमत मिलता है, बहुमत प्राप्त करने वाले को राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष में, अन्य सभी को विरोधी पक्ष कहा जाता है। देखो यहीं से आंसर कर लिया क्योंकि बहुत ही आसान थे। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया, ईच स्टेट डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज एंड कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल इलेक्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेड हु बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। उन्हें क्या कहा जाता है? एमएलएस कहा जाता है या उन्हें मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे द पॉलिटिकल पार्टी हु इज मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर इज कॉल्ड ऑपोजिशन। यहीं से आंसर बन रहे हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, उसके क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, लैंड इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाई? Why is the population found more plains and river valley compared to desert and density forest areas? Question number 3. Why is distribution of population in the world is unequal? Next 13 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्यों है? मरुस्थलीय व सघन वन वाले क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी और नदी वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? देखो 13.1 में देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मानव ही अपने जीवन के लिए आवश्यक है। कृषि, आवास, उद्योग, हर किसी जीवन के सर्वाइवल के लिए, मनुष्य के जीवन के सर्वाइवल के लिए जो भूमि है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी और नदी घाटियों पर जनसंख्या अधिक केंद्रित है क्योंकि इन क्षेत्रों पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, जहाँ रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। इसके विपरीत रेगिस्तानी और घने वनस्पति क्षेत्रों में रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, मतलब देखो रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, भूमि चाहिए। तो जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल होगा वहीं पे क्या होगा? जनसंख्या ज्यादा होगी। और जनसंख्या अनइक्वल क्यों है? क्योंकि जनसंख्या का वितरण विश्व में असमान है क्योंकि भूमि की विशेषताएं जलवायु के कारण पहाड़ी क्षेत्र, बाढ़ के प्रवण, रेगिस्तान और घने वनस्पति क्षेत्रों में आमतौर पर कम आबादी मिलती है। जहाँ पे जलवायु अच्छी है, तापमान अच्छा है, वहाँ पे जनसंख्या में ज्यादा मिलती है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉम इट इज एसेंशियल ह्यूमन लाइफ सच एज एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज। सेकंड देखिए, population is more concentrated in plain, river, valley because these areas have suitable rain, agriculture providing suitable living conditions. In contrast, the desert and densely vegetated area do not have suitable living conditions. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Population distribution uneven because of the different land and characteristic climate, mountain area founded prone and desert densely vegetated area generally separated पॉपुलेटेड एंड अनहेबिटेड, मतलब वहाँ पे कम लोग रहते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैप में बताना है दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस और अलीगढ़। हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैप दिया गया है, ये ब्लाइंड्स के लिए है। यहाँ पे मैप दिया गया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है, क्या क्या चीज़ें बतानी है हमको। दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस और अलीगढ़। ये आप पिछले साल का जो सैंपल, आपको मेरे चैनल पे पिछले साल के सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो वो भी ज़रूर करके जाइएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं और भी वीडियो बना दूंगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो अभी ये हमें बताना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं, मैप में सबसे पहले दिल्ली कहा गया था, तो दिल्ली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। उसके बाद बी पर झांसी, तो यहाँ पे देखो ये जो नोट बनता है, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा झांसी, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं लखनऊ पूछा गया, तो लखनऊ का जब भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के सेंटर में आप लगा सकते हैं। तो ये सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद बरेली पूछा गया, तो बरेली ऊपर की तरफ है, देखो यहाँ पर ये डी जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? बरेली। फिर पूछा गया बनारस, तो ई यहाँ पे देखो नीचे अगर आप हम हटाते हैं, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना नीचे, ये क्या हो जाएगा? बनारस का हो जाएगा। और उसके बाद में पूछा गया अलीगढ़, तो अलीगढ़ यहाँ पे इस पोर्शन में है, यहाँ पर हमारा अलीगढ़ हो जाएगा। तो हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। बहुत सारे सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू गाइज।